राजस्थान, रेत का वो बेपनाह समंदर जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रात में आसमान इतना साफ होता है कि तारे जमीन के करीब लगते हैं। इसी राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती। न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ी हैसियत, बस एक मेहनतकश साधारण सी जिंदगी जीने वाली औरत जिसने अपने हाथों से अपना मुकाम बनाया। जो नर्स थी, जो माँ थी, जो एक ऐसी औरत थी जिसे अपनी जिंदगी से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसका नाम था भंवरी देवी। और एक रात, सितंबर 2011 की वो रात, वो अपने घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं। उसका जाना इतना खामोश था कि शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं हुआ, पर जब यकीन हुआ तो पूरे राजस्थान की नींद उड़ गई। क्योंकि जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि भंवरी देवी कोई आम लापता औरत नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसके पास कुछ था, कुछ ऐसा जो राजस्थान के सबसे ताकतवर लोगों के लिए खतरा था। एक ऐसा राज जो एक सीडी में बंद था, और उस सीडी में था एक ऐसा सच जिसे दबाने के लिए एक बड़े मंत्री ने अपनी सारी ताकत झोंक दी था। उस रात कौन था वो इंसान जो भंवरी देवी से इतना डरता था, और आखिर क्यों एक नर्स को जो बस अपनी जिंदगी जी रही थी इस तरह दुनिया से मिटाने की साजिश रची गई। ये कहानी सिर्फ एक लापता औरत की नहीं है, ये कहानी है उस सड़े हुए सिस्टम की जहां ताकत के आगे सच्चाई को दफना दिया जाता, जहां एक गरीब औरत की आवाज को इसलिए खामोश कर दिया जाता है क्योंकि उसने किसी बड़े की करतूत देख ली थी। आज हम उस खामोशी को तोड़ेंगे। आज हम भंवरी देवी की कहानी सुनेंगे पूरी तरह, बिना किसी लाग लपेट के। भंवरी देवी, ये नाम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा इलाके में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। वो एक ऐसी औरत थी जिसे देखकर पहली नजर में कोई नहीं कह सकता था कि यह इंसान एक दिन पूरे देश की सुर्खियों में आए। न कोई खास रुतबा, न कोई राजनीतिक पहुंच, न कोई बड़ी दौलत, बस एक साधारण चेहरा, एक मेहनती हाथ और एक मजबूत इरादा। भंवरी देवी का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में, राजस्थान के गांवों में जहां लड़कियों को पढ़ाना आज भी एक बड़ी बात मानी जाती है, वहां भंवरी ने पढ़ाई, खुद को तराशा और एक दिन नर्स बन गई। नर्स बनना उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसकी पहचान थी, उसकी आजादी थी, उसकी वो ताकत थी जो उसने अपने हाथों से कमाई। वो शाहपुरा के पास के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करती थी। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, मरीजों की तीमारदारी करना, घर लौटकर अपने परिवार की देखभाल करना, यही था उसका रोज का दस्तूर। उसके पति का नाम था अमरचंद, एक सीधा साधा इंसान। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुनिया बनाई थी। बच्चे थे, जिम्मेदारियां थी, और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भंवरी देवी दिन रात मेहनत करती थी। पर भंवरी देवी सिर्फ मेहनती नहीं थी, वो चालाक भी थी, दुनिया को समझने वाली, लोगों को पढ़ने वाली, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। भंवरी देवी के जीवन में एक मोड़ आया जब उसकी मुलाकात हुई राजस्थान के एक रसूखदार नेता से। वो नेता था इंद्र सिंह गुर्जर, जो उस इलाके का एक जाना पहचाना चेहरा था। राजनीति में उसकी अच्छी पकड़ थी, लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उसकी चापलूसी करते थे। भंवरी देवी न डरी, न चापलूसी की, उसने बस अपना काम की, और इसी काम के सिलसिले में भंवरी की जिंदगी उन लोगों से जुड़ती चली गई जो उसे कभी नहीं जाननी चाहिए। भंवरी देवी एक AANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, गांव गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देना, यह उसका काम था। इसी काम की वजह से वो अलग अलग घरों में जा अलग अलग लोगों से मिलती, और कभी कभी बिना चाहे ऐसी चीजें देख लेती है जो देखनी नहीं चाहिए। यही उसके साथ हुआ। भंवरी देवी ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो राजस्थान के एक ताकतवर मंत्री को बर्बाद कर सकता था। उसने वो राज अपने पास रखा, एक CD में, एक सबूत की तरह, और उसी CD ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नर्स जो बस अपनी जिंदगी जी रही थी, अचानक एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गई जो उसने खुद कभी नहीं चुना था। और जब उस खेल के खिलाड़ियों को यह लगा कि भंवरी देवी उनके लिए खतरा बन सकती है, तो उन्होंने वो किया जो ताकतवर लोग हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने उसे मिटाने की साजिश रची। राजस्थान को समझना हो तो सिर्फ उसके महलों और मेलों से मत समझिए, उसे समझना हो तो उसके गांवों में जाइए, उन गांवों में जहां सड़कें कच्ची हैं, जहां बिजली कभी आती है कभी नहीं, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं, और जहां सुबह होते ही जिंदगी फिर से उसी मेहनत की पटरी पर लौट आती। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा यही वो इलाका था जहां भंवरी देवी की जिंदगी की कहानी लिखी जा रही थी। शाहपुरा कोई बड़ा शहर नहीं है,
एक छोटा सा कस्बा जहां हर कोई हर किसी को जानता है, जहां खबरें हवा से भी तेज चलती हैं और जहां रुतबे और ताकत की अपनी एक अलग ही भाषा होती। यहाँ का समाज बेहद पेचीदा है। एक तरफ जात पात का वो पुराना ढांचा जो आज भी यहाँ की हर गली में सांस लेता है, दूसरी तरफ राजनीति का वो जाल जो हर छोटे बड़े काम में अपनी उंगली घुसाए रखे, और तीसरी तरफ वो औरतें जो इन दोनों के बीच पिसती रहती हैं, खामोशी से, बिना किसी शिकायत के। भंवरी देवी इसी माहौल में पली बढ़ी थी, पर वो उस खामोशी को तोड़ना जानती थी। सितंबर 2011, राजस्थान में मानसून की विदाई हो रही थी। खेतों में हरियाली थी, हवा में थोड़ी ठंडक घुलने लगी थी और जिंदगी अपनी रोज की रफ्तार से चल रही थी। भंवरी देवी भी उन्हीं दिनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी। सुबह उठना, काम पर जाना, मरीजों को देखना, घर लौटना। पर इन्हीं दिनों में कहीं ना कहीं एक खतरा पक रहा था, एक साजिश जो धीरे धीरे अपना आकार ले रहा। राजस्थान की राजनीति में उन दिनों एक बड़ा नाम था, महिपाल मदेरणा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य सरकार में मंत्री। इलाके में उनकी तूती बोलती थी। उनका एक इशारा काफी था, किसी की जिंदगी बनाने के लिए भी और किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी। यही वो शख्स था जिसकी वजह से भंवरी देवी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शाहपुरा की वो गलियां, वो कच्चे रास्ते, वो रात का अंधेरा, ये सब उस रात गवाह बने जब एक औरत घर से निकली और फिर लौट कर नहीं आई। राजस्थान की रेत ने वो राज अपने अंदर हर बड़े जुर्म से पहले एक लंबी तैयारी, एक साजिश जो धीरे धीरे बुनी जाती है, एक एक धागा, एक एक कदम, और जब तक शिकार को खबर होती है तब तक जाल पूरी तरह तन चुका होता है। भंवरी देवी के साथ भी यही हुआ। पर इस जाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भंवरी देवी की जिंदगी में महिपाल मदेरणा का नाम कैसे आया, यह समझना जरूरी है। भंवरी देवी एक ANM थी। अपने काम के सिलसिले में वो अलग अलग लोगों के घरों में जाती थी। इसी दौरान उसकी जान पहचान हुई इंद्र सिंह गुर्जर से, जो मदेरणा के करीबी लोगों में से एक था। और धीरे धीरे इस जान पहचान ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना शायद भंवरी ने कभी नहीं की। भंवरी देवी और मदेरणा के बीच एक रिश्ता बन गया। यह रिश्ता क्या था, इस पर कई कहानियां, पर जो बात सबसे अहम है वो ये है कि इस रिश्ते के दौरान भंवरी देवी के पास कुछ आ गया जो उसे नहीं आना चाहिए। एक CD। उस CD में था मदेरणा का वो चेहरा जो वो दुनिया को कभी नहीं दिखाना चाहता था। अब भंवरी देवी के हाथ में एक ऐसा हथियार था जो एक मंत्री की कुर्सी छीन सकता था, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला सकता था और उसकी पूरी राजनीतिक जिंदगी खत्म कर सकता था। भंवरी ने वो CD संभाल कर, शायद वो सोचती थी कि यह CD उसकी सुरक्षा है, पर दरअसल वही CD उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। जब मदेरणा को पता चला कि भंवरी के पास वो CD है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ताकतवर नेता और उसकी सारी ताकत एक औरत के हाथ में बंद एक छोटी सी CD के सामने बेकार थी। मदेरणा ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर डराने की, पर भंवरी देवी डरी नहीं, वो झुकी नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब ताकतवर लोग डराने में नाकाम होते हैं तो वो एक ही काम करते हैं, वो मिटाने की सोचते हैं। मदेरणा ने अपने करीबी लोगों को इकट्ठा किया, इंद्र सिंह गुर्जर, शहाबुद्दीन और कुछ और नाम जो इस साजिश के हिस्सेदार बने। एक प्लान बना। सितंबर 2011 की एक रात भंवरी देवी को बाहर बुलाया जाए और फिर जो होगा उसके बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। उन दिनों भंवरी देवी के घर में सब कुछ सामान। पति अमरचंद अपने कामों में व्यस्त था, बच्चे अपनी दुनिया, और भंवरी अपनी रोज की जिंदगी जी रही। पर उसे शायद अंदर से कुछ महसूस हो रहा, क्योंकि उन दिनों उसने अपने कुछ करीबी लोगों से कहा था कि उसे डर लग रहा है, कि कुछ लोग उसके पीछे हैं, कि वो सुरक्षित नहीं है। पर किसी ने उसकी बात उतनी गंभीरता से नहीं, और वो लोग जो उसकी बात गंभीरता से ले सकते थे या तो बहुत दूर या कमजोर। 1 सितंबर 2011 की शाम भंवरी देवी के घर एक संदेश आया। उसे बाहर बुलाया गया था। किसने बुलाया, क्यों बुलाया, यह सवाल बाद में उठे। उस शाम भंवरी देवी घर से निकली, अपने पति को बताया कि वो जल्दी लौट आएगी और दरवाजा बंद करके चली गई। वो दरवाजा जो उसके पीछे बंद हुआ फिर कभी उसके लिए नहीं खुला। रात का अंधेरा राजस्थान के उस इलाके में बहुत गहरा होता। शहर की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और जो कुछ भी होता है वो उस अंधेरे में इस तरह दफन हो जाता है जैसे हुआ ही नहीं।
उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। भंवरी देवी घर से निकली थी। उसे बताया गया था कि कोई उससे मिलना चाहता। एक जानी पहचानी, एक जाना उसे शक नहीं हुआ, या शायद हुआ, पर उसने खुद को यकीन दिला लिया कि सब ठीक होगा। पर वो रात ठीक नहीं थी। इंद्र सिंह गुर्जर और उसके साथियों ने भंवरी देवी को एक गाड़ी में बिठाया। रात के सन्नाटे में वो गाड़ी शाहपुरा की सड़कों से होती हुई एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगी। भंवरी देवी को तब तक समझ नहीं आया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, बस रेत, बस अंधेरा, और बस वो लोग जो उस रात एक औरत की जिंदगी खत्म करने आए थे। जो उस रात हुआ वो इंसानियत के हर पैमाने को तोड़ने वाला था। भंवरी देवी के साथ पहले वो किया गया जो किसी भी औरत के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। उस रात उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। एक नहीं, कई लोगों ने बारी बारी से गिड़गिड़ाती रही, पर उस रात उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रेत ने सब सोख, अंधेरे सब छुपा ली, और उन दरिंदों ने जो खुद को ताकतवर समझते थे, उस रात एक बेबस औरत पर अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर। पर यह काफी नहीं था उनके लिए, क्योंकि भंवरी देवी जिंदा थी, और जब तक वो जिंदा थी वो खतरा थी। वो बोल सकती थी, वो बता सकती थी, वो उस सीडी के बारे में दुनिया को सच्चाई बता सकती। इसलिए उन्होंने वो फैसला किया जो उन्होंने पहले से सोच रखा, भंवरी देवी को मार दिया। ठीक कैसे, इसके बारे में आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसकी लाश कभी पूरी तरह नहीं मिली। पर जांच में जो सामने आया वो ये था कि भंवरी देवी की हत्या के बाद उसके शरीर को टुकड़ों में काटा गया। उन टुकड़ों को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया गया। कुछ हिस्से जलाए गए, कुछ हिस्से नदी में बहाए गए, और कुछ हिस्से ऐसी जगह दफनाए गए जहां से उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। यह सब इसलिए किया गया ताकि सबूत मिटे, ताकि कोई गवाह न बचे, ताकि भंवरी देवी का नाम और उसके साथ वो सीडी हमेशा के लिए गायब हो जाए। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ परफेक्ट किया है। उन्हें लगा कि अब कोई सवाल नहीं उठेगा। उन्हें लगा कि एक गरीब नर्स की मौत को कोई याद नहीं रखेगा। पर वो गलत थे, क्योंकि जब भंवरी देवी घर नहीं लौटी तो अमरचंद ने इंतजार किया। 1 घंटा, 2 घंटा, पूरी रात। सुबह भंवरी ने, अमरचंद का दिल बैठने लगा। उसने इधर उधर पूछा, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, पर भंवरी देवी का कोई अता पता नहीं था। वो रात जो शुरू हुई थी एक साजिश से, वो सुबह एक सवाल बनकर उठी, भंवरी देवी कहाँ है? यह सवाल उस दिन सिर्फ एक घर में गूंजा था, पर आने वाले दिनों में यही सवाल पूरे राजस्थान की सड़कों पर गूंजने वाला। जब कोई अपना घर से निकले और वापस ना आए तो सबसे इंतजार हो, फिर डर, और फिर वो लम्हा जब दिल मान लेता है कि कुछ बहुत गलत हो गया। अमरचंद के साथ यही हुआ। पहली रात उसने सोचा कि शायद भंवरी किसी के यहाँ रुक गई होगी, किसी मरीज के घर, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई जरूरी काम आ गया। पर सुबह हुई और भंवरी नहीं आई। अमरचंद ने फोन किया, भंवरी का फोन बंद था। उसने पड़ोसियों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा। उसने उन लोगों से पूछा जिनसे भंवरी अक्सर मिलती थी, किसी को कुछ नहीं पता था। और तब अमरचंद को यकीन हो गया कुछ बहुत गलत हुआ। अमरचंद तुरंत शाहपुरा थाने पहुंचा। उसने भंवरी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। पर यहाँ जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की। एक गरीब औरत का पति, कोई रसूख नहीं, कोई पहुंच नहीं, और दूसरी तरफ एक मंत्री का नाम, एक ताकतवर नेता की छाया। पुलिस ने अमरचंद को टाला, कहा कि शायद खुद चली गई होगी, कहा कि कुछ दिन इंतजार करो, कहा कि ऐसे मामलों में जल्दी रिपोर्ट नहीं लिखते। अमरचंद टूट गया, पर वो रुका नहीं। वो बार बार गिड़गिड़ाया, बार बार अपनी बात कर। पुलिस ने एक मामूली सी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। न कोई गिरता, न कोई पता, बस एक कागज जो फाइलों में दबा। उन्हीं दिनों इलाके में एक अजीब सी खामोशी थी। जो लोग जानते थे वो चुप थे, जो लोग कुछ बोल सकते थे और जो लोग इस सब के जिम्मेदार थे वो बेफिक्र थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि भंवरी देवी की कहानी यहीं खत्म हो गई। एक गरीब नर्स, एक लापता औरत, एक बंद फाइल। पर वो नहीं जानते थे कि दूर कहीं एक आग सुलग रही थी। एक ऐसी आग जो जल्द ही पूरे राजस्थान को अपनी लपेट में लेने वाली, कि सच को दबाया जा सके पर हमेशा के लिए। भंवरी देवी के लापता होने के बाद शुरुआती दिनों में पुलिस की तरफ से कोई खास हलचल नहीं। फाइल थी, रिपोर्ट थी, पर जांच नाम की कोई चीज नहीं थी। पर अमरचंद चुप नहीं बैठा। वो हर दिन थाने जाता, हर दिन अफसरों से मिल, हर दिन एक ही सवाल पूछता, मेरी बीवी कहाँ है?
धीरे धीरे यह मामला इलाके में फैलने लगा। लोग बात करने लगे, पत्रकारों के कान खड़े हुए, और जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तब जाकर पुलिस की नींद टूटी। राजस्थान पुलिस ने जांच शुरू की, पर यह जांच किसी सच्ची तत्परता से नहीं बल्कि दबाव में शुरू हुई थी। पहला काम था भंवरी देवी के आखिरी कदमों को ट्रेस करना। जांच में पता चला कि 1 सितंबर 2011 की शाम भंवरी देवी घर से निकली थी। उसे इंदर सिंह गुर्जर ने बुलाया था और उसके बाद भंवरी देवी का कोई अता पता नहीं था। इंदर सिंह गुर्जर से पूछताछ हुई। उसने पहले तो साफ इनकार किया, कहा कि उसे कुछ नहीं पता, कहा कि भंवरी देवी से उसका कोई संबंध नहीं, कहा कि वो उस रात घर पर था। पर पुलिस को उसकी बातों में झोल नजर आया, क्योंकि कुछ गवाह थे, कुछ लोग जिन्होंने उस रात भंवरी देवी को इंदर सिंह गुर्जर के साथ देखा था, कमजोर पर, और उन्हीं की बातों ने जांच को एक नई दिशा दी। पुलिस ने उस इलाके की तलाशी ली जहां भंवरी देवी को आखिरी बार देखा गया था। जंगल, सुनसान, हर जगह खोजा गया। कुछ दिनों की तलाश के बाद पुलिस को कुछ मिले, जले हुए अवशेष, हड्डियों के कुछ टुकड़े और कुछ कपड़ों के जले हुए हिस्से। यह सब एक सुनसान जगह पर, जहां साफ लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, नमूने जांच के लिए भेजे गए, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आ रहा, राजस्थान के कद्दावर मंत्री। पुलिस के लिए यह नाम लेना आसान नहीं था। एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ एक ताकतवर नेता का दबाव। पर मीडिया अब पूरी तरह इस मामले पर टूट पड़ा। अखबारों में खबरें छपने लगीं, न्यूज चैनलों पर बहसें होने, और सोशल मीडिया पर, जो उन दिनों नया नया था, लोगों का गुस्सा उबलने लगा। राजस्थान सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार हुआ जो होना चाहिए था। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई। जब सीबीआई आई तो पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि सीबीआई के सामने न कोई मंत्री बड़ा था, न कोई नेता, न कोई रसूख। सीबीआई ने गवाहों से बात, फॉरेंसिक सबूतों को और धीरे धीरे एक एक परत उठने लगी। वो परतें जिनके नीचे एक बेहद घिनौनी सच्चाई छुपी हुई। राजस्थान की वो रेत जिसने एक औरत की चीख को दफना दिया था, अब खुद बोलने लगी थी। हर जुर्म के पीछे एक मकसद होता है, और जब वो मकसद ताकत बचाने का हो तो जुर्म और भी बेरहम हो जाता। भंवरी देवी केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे आए कि एक चेहरा सामने, और हर चेहरे के पीछे एक अलग मकसद था, एक अलग। सबसे पहला, सबसे बड़ा नाम महिपाल। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मदेरणा एक बेहद रसूखदार मंत्री थे। जल संसाधन विभाग उनके पास था। इलाके में उनकी तूती बोलती थी। उनके एक इशारे पर काम होते थे और उनकी एक भौं चढ़ने पर काम रुक जाते थे। मदेरणा का मकसद साफ। भंवरी देवी के पास वो सीडी थी जिसमें उनका वो चेहरा कैद था जो उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी तबाह कर सकता था। अगर वो सीडी सार्वजनिक हो जाती तो मदेरणा की कुर्सी जाती, उनकी इज्जत जाती, उनका परिवार टूटता, और उनकी, जिसे उन्होंने सालों में पल भर में मिट्टी में मिल जाए। एक मंत्री के लिए यह सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना, भंवरी देवी को हमेशा के लिए खामोश कर देना। दूसरा नाम था इंदर सिंह गुर्जर। इंदर सिंह गुर्जर मदेरणा का करीबी था। उसी की वजह से भंवरी देवी की मदेरणा से जान पहचान हुई थी। इंदर सिंह एक तरह से इस पूरे मामले का बिचौलिया था। उसका मकसद मदेरणा की खुशनुदी, उसका साथ और उस साथ से मिलने वाले फायदे। इंदर सिंह गुर्जर वो शख्स था जिसने उस रात भंवरी देवी को घर से बाहर बुलाया, जिसने उसे गाड़ी में बिठाया था और जो उस रात की पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा था। तीसरा नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन इंदर सिंह का साथी था। वो भी उस रात मौजूद था। उसका मकसद न कोई बड़ी राजनीति थी, न कोई बड़ा सपना। वो बस एक मोहरा था जिसे इस्तेमाल। पर इस पूरे मामले में एक और नाम था जिसने सबको चौंका दिया, सोहन लाल। सोहन लाल एक स्थानीय व्यक्ति था जो इस साजिश में शामिल था। उसका मकसद भी वही था, पैसा, रसूख और ऊपर वालों की खुशनुदी। जब सीबीआई ने इन सभी के मकसदों को एक साथ रखा तो एक बेहद साफ तस्वीर बनी। यह कोई आवेश में किया गया जुर्म नहीं था। यह एक सोची समझी, योजनाबद्ध और बेहद ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी, जिसमें एक मंत्री था, उसके चमचे थे और एक बेबस औरत थी जिसने गलती से उनकी दुनिया में झांक लिया था। पर इस पूरी साजिश में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर शख्स दूसरे पर भरोसा करके चल रहा था।
मदेरणा को भरोसा था कि इंद्र सिंह सब संभाल लेगा। इंद्र सिंह को भरोसा कि मदेरणा की ताकत उसे बचा ले, और बाकी सबको भरोसा था कि पैसा और रसूख सब कुछ ठीक कर देगा सबसे। क्योंकि जब सीबीआई की आंखें इन सब पर पड़ी तो एक एक भरोसा टूटने लगा, एक एक चेहरे से नकाब उतरने लगा, और वो साजिश जो रात के अंधेरे में बुनी गई थी दिन की रोशनी में नंगी होने लगी। किसी भी केस में सबूत वो धागा होता है जो सच को झूठ से अलग करता है, और भंवरी देवी केस में सबूत इकट्ठा करना यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि साजिश रचने वालों ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाश के टुकड़े जलाए गए थे, बिखेरे गए थे, और इस तरह छुपाए गए थे कि कोई पहचान न सके। पर सीबीआई के जांचकर्ता जानते थे कि जुर्म कितना भी सफाई से किया जाए, कुछ न कुछ निशान जरूर छूट जाता है, और निशान छूटे। पहला अहम सबूत मोबाइल फोन की लोकेशन। सीबीआई ने भंवरी देवी के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। उस रात भंवरी देवी के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई, और वो लोकेशन उस इलाके के करीब थी जहां बाद में जले हुए अवशेष मिले। यह पहला पक्का सबूत कि भंवरी देवी उस रात उस जगह थी। दूसरा सबूत था गवाहों के बयान। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उस रात उन्होंने एक गाड़ी देखी थी, एक ऐसी गाड़ी जो उस सुनसान इलाके में असामान्य वक्त पर आई थी। गाड़ी का नंबर किसी को पूरी तरह याद नहीं था, पर गाड़ी का रंग और उसकी बनावट यह कुछ लोगों को याद था। सीबीआई ने उस गाड़ी को ट्रेस किया, और वो गाड़ी इंदर सिंह गुर्जर के करीबियों से जुड़ी निकली। तीसरा सबूत था फॉरेंसिक रिपोर्ट। जले हुए अवशेषों की फॉरेंसिक जांच की गई, डीएनए सैंपल लिए गए, और जब उन सैंपल्स की तुलना भंवरी देवी के परिवार के डीएनए से की गई तो नतीजा साफ था, वो अवशेष भंवरी देवी के थे। यह वो लम्हा था जब जांच एक नए मोड़ पर आ गई। अब यह सिर्फ एक लापता औरत का मामला नहीं था, यह एक हत्या का मामला, एक साबित हत्या। चौथा और सबसे अहम सबूत था वो सीडी। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि भंवरी देवी के पास एक सीडी थी, एक ऐसी सीडी जिसमें महिपाल मदेरणा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील वीडियो था। यही वो असली वजह थी जिसकी वजह से भंवरी देवी को मारा गया था। सीबीआई ने उस सीडी को ढूंढने की कोशिश की, और वो सीडी मिली। यह सीडी इस पूरे केस की रीढ़ बन गई। यह वो सबूत था जिसने मदेरणा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। पांचवां सबूत आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। सीबीआई ने इंदर सिंह गुर्जर और दूसरे आरोपियों के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। उस रात कौन किससे बात, कब बात हुई, कितनी देर बात हुई, ये सारे रिकॉर्ड्स एक साथ रखने पर एक ऐसी तस्वीर बनी जो साफ बता रही थी कि उस रात क्या हुआ, कौन कहाँ था, और किसने किसे क्या आदेश दिए। सबूतों की यह पूरी फहरिस्त जब सीबीआई ने एक साथ रखी तो एक बात बिल्कुल साफ थी, यह जुर्म हुआ था, और यह जुर्म उन लोगों ने किया था जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। पर अब कानून उनके दरवाजे पर खड़ा था। कभी कभी किसी केस में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जो सोचा था वो नहीं निकलता, जो दिखता था वो असली नहीं होता, और जो छुपा था वो इतना गहरा होता है कि उसे देखकर सांस रुक जाती है। भंवरी देवी केस में भी ऐसे कई मोड़ आए। पहला बड़ा ट्विस्ट ये था कि यह मामला सिर्फ एक हत्या। जब सीबीआई ने गहराई से जांच की तो पता चला कि भंवरी देवी की जिंदगी में जो कुछ हुआ था वो एक लंबे और पेचीदे सिलसिले का हिस्सा था। भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा के बीच का रिश्ता यह कोई अचानक नहीं बना था, यह रिश्ता महीनों से चला आ रहा। और इस रिश्ते के दौरान भंवरी देवी ने जो सीडी बनाई थी वो उसने जानबूझकर बनाई। वो भोली नहीं थी, वो जानती थी कि उसके पास क्या है, और वो यह भी जानती थी कि यह सीडी उसकी ताकत है। पर यहाँ असली ट्विस्ट ये था कि भंवरी देवी ने यह सीडी सिर्फ अपने पास नहीं रखी थी, उसने इस सीडी की कॉपी कहीं और भी रखी थी। किसके पास? यह बात जांच में एक बड़ा सवाल बनकर उभरी। कुछ सूत्रों के मुताबिक भंवरी देवी ने यह सीडी एक भरोसेमंद इंसान के पास रखी थी, एक ऐसे इंसान को जिस पर उसे यकीन था। पर वो इंसान कौन था, यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। दूसरा बड़ा ट्विस्ट था राजनीतिक कनेक्शन। जब मदेरणा का नाम सामने आया तो शुरुआत में राजस्थान सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की, क्योंकि मदेरणा उसी सरकार का हिस्सा था। अगर मदेरणा गिरता तो सरकार की साख भी गिरती। इसलिए शुरुआती दिनों में जांच को एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश हुई। यह बताने की कोशिश की गई कि भंवरी देवी खुद चली गई है, कि वो किसी के साथ भाग गई है, कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि एक घरेलू मामला है। पर सीबीआई इन सब बातों में नहीं आई। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट था
एक और नाम। जांच के दौरान एक और शख्स का नाम सामने आया, मलखान सिंह विश्नोई। मलखान सिंह विश्नोई भी राजस्थान के एक जाने माने नेता थे और जांच में यह बात उभरी कि वो भी इस पूरे मामले से किसी न किसी तरह जुड़े हुए। यह नाम सामने आते ही पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं, यह पूरे राजनीतिक तंत्र की सड़न का मामला। चौथा ट्विस्ट था भंवरी देवी की अपनी जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलू। जांच में यह भी सामने आया कि भंवरी देवी के कुछ और भी रिश्ते थे, कुछ और भी राज। पर उन राजों की वजह से उसके दुश्मन सिर्फ मधेरना नहीं। पर इन सब बातों के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ थी, भंवरी देवी को और उसे मारने की वजह वो सीडी थी। बाकी सब उस असली सच को छुपाने की कोशिश थी। एक औरत जिसने सच को अपनी ताकत बनाया, उसी सच ने उसे निगल लिया। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक ट्विस्ट था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ तथ्य काफी नहीं है। इसे समझने के लिए उन लोगों के दिमाग में झांकना होगा जिन्होंने यह सब किया। महिपाल मदेरणा, एक ऐसा इंसान जिसने सालों की मेहनत से राजनीति में अपनी जगह बनाई थी। जनता के सामने एक साफ सुथरा चेहरा, परिवार के सामने एक इज्जतदार इंसान और सरकार में एक ताकतवर मंत्री। पर अंदर से एक ऐसा इंसान जो अपनी कमजोरियों का गुलाम था, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अपने फायदे के लिए किया, और जब उस ताकत को खतरा हुआ तो उसने बिना एक पल सोचे एक औरत की जान लेने का फैसला कर लिया। यह कोई आवेश नहीं था, यह एक ठंडा, सोचा समझा और बेहद खतरनाक फैसला था। मनोविज्ञान में ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं, जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, जिनके लिए दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और जो यह मानते हैं कि उनकी ताकत उन्हें हर जुर्म से बचा लेगी। मदेरणा ठीक ऐसे ही थे। उन्होंने भंवरी देवी को एक इंसान की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक समस्या की तरह देखा। एक ऐसी समस्या जिसका सबसे आसान हल था उसे मिटा देना। और इंदर सिंह एक अलग तरह का किरदार था। वो इंसान जो ताकतवर लोगों की छाया में जीता है, जो खुद कुछ नहीं हो पर ऊपर वाले की खुशनुदी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोग खुद को यह यकीन दिला लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बड़ा आदमी कह रहा है, क्योंकि पैसा मिलेगा, क्योंकि ताकत का साथ मिलेगा। उनके दिमाग में पीड़ित की तकलीफ नहीं होती, सिर्फ अपना फायदा होता। पर इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मनोविज्ञान था भंवरी देवी का। भंवरी देवी डरी हुई थी, यह सच है, पर वो झुकी नहीं। एक साधारण पृष्ठभूमि से आई एक औरत जिसके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, पर उसके पास एक चीज थी, हिम्मत। उसने वो सीडी संभाल कर उसने झुकने से इनकार किया। यह हिम्मत ही उसकी पहचान थी, और यही हिम्मत उन ताकतवर लोगों को सबसे ज्यादा डराती थी। एक डरा हुआ काबू में आ जाता, पर एक निडर इंसान वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। भंवरी देवी वो खतरा थी और इसीलिए उसे मिटाया गया। पर जो लोग यह सोचते हैं कि किसी इंसान को मिटाने से उसकी आवाज भी मिट जाती है, वो हमेशा गलत साबित होते हैं। भंवरी देवी की आवाज आज भी जिंदा, हर औरत की जो अपने हक के लिए लड़ती है, उन हर इंसान की आवाज में जो ताकत के सामने झुकने से इनकार कर। हर केस में एक ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ पलट जाता, जब महीनों की मेहनत एक पल में रंग लाती है, जब एक सबूत, एक बयान, एक गवाह पूरी कहानी बदल देता है। भंवरी देवी केस में वो लम्हा तब आया जब सीबीआई को एक ऐसा गवाह मिला जो सब कुछ जानता था और जो बोलने के लिए तैयार था। यह गवाह उन लोगों के करीबी था जो इस साजिश में शामिल थे। उसने वो सब देखा था जो उस रात हुआ था, उसे वो सब पता था जो बाकी दुनिया से छुपाया गया था। पर वो डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सीबीआई के जांचकर्ताओं ने उसे भरोसा दिलाया, उसे सुरक्षा का वादा किया और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। और जब उसने बोलना शुरू किया तो एक एक बात इस तरह सामने आई जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए। उसने बताया कि उस रात क्या हुआ था, किसने क्या किया था, किसका आदेश था, और सबसे भंवरी देवी के साथ आखिर में क्या हुआ। यह बयान सीबीआई के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। पर ब्रेक थ्रू सिर्फ यही नहीं रुका। इसी दौरान सीबीआई को एक और बड़ी काम, वो सीडी
जिसकी वजह से ये सब हुआ था, वो आखिरकार सीबीआई के हाथ लग गई। यह सीडी एक ऐसी जगह से मिली जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। भंवरी देवी ने अपनी चालाकी से इसे एक ऐसी जगह छुपाया था जहां उसके दुश्मनों की नजर नहीं पहुंची थी। जब सीबीआई ने वो सीडी देखी तो उसमें जो था वो बेहद विस्फोटक था। महिपाल मधेरना का चेहरा, उनकी आवाज और एक ऐसा सच जिसे वो हर कीमत पर दबाना चाहते थे। अब सीबीआई के पास सब कुछ था। एक गवाह जो बोलने के लिए तैयार था, एक सीडी जो सब कुछ साबित करती थी, फॉरेंसिक सबूत जो हत्या की पुष्टि करते थे, और फोन रिकॉर्ड्स जो साजिश की पूरी कहानी बयान करते थे। यह ब्रेक थ्रू इतना बड़ा था कि अब किसी के लिए भी बचने का रास्ता नहीं था। मदेरना जो अब तक बेफिक्र थे, उनके चेहरे पर पहली बार डर दिखने। इंदर सिंह गुर्जर जो अब तक अकड़ में था, वो अब कांपने लगा। और बाकी सब जो यह सोच रहे थे कि ताकत और पैसा उन्हें बचा लेगा, उन्हें एहसास होने लगा कि इस बार खेल उनके हाथ से निकल चुका है। राजस्थान की वो रेत जिसने एक औरत की चीख को दफना दिया था, अब खुद उन लोगों के पैरों तले खिसकने लगी। जो दफनाने आए थे वो खुद दफन होने वाले। कुछ सच इतने बड़े होते हैं कि जब वो सामने आते हैं तो पूरी दुनिया थम। भंवरी देवी केस का वो लम्हा तब आया जब सीबीआई ने अपनी पूरी जांच को एक साथ रखा। एक एक सबूत, एक एक बयान, एक एक सच। और जो तस्वीर बनी वो इतनी भयानक थी कि सुनने वाले सन्न रह गए। सीबीआई ने जो खुलासा किया वो यह था। 1 सितंबर 2011 की रात भंवरी देवी को इंदर सिंह गुर्जर ने एक बहाने से बाहर बुलाया था। उसे एक गाड़ी में बिठाया गया और उसे शाहपुरा से दूर एक सुनसान जगह ले जाया गया। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे और वो लोग उस रात एक मकसद लेकर आए थे। भंवरी देवी के साथ पहले वो किया गया जो किसी भी इंसान के साथ सबसे बड़ा जुल्म है, और फिर जब वो चीखती रही, तड़पती रही, तो उन लोगों ने उसकी जान ले ली। पर जुर्म यहां नहीं रुका। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक खौफनाक तरीका अपनाया। भंवरी देवी के शरीर को काटा गया टुकड़ों में, और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाया गया। कुछ हिस्से जलाए गए इतनी बुरी तरह कि पहचान न हो सके। कुछ हिस्से एक नदी में बहाए गए और कुछ हिस्से रेत में दफन। यह सब इतनी ठंडे दिमाग से किया गया था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सीबीआई के सामने सबसे बड़ा खुलासा वो था जो उस सीडी में था। जब वो सीडी कोर्ट में पेश की गई तो महिपाल मधेरना का वो चेहरा दुनिया के सामने आया जिसे वो हर कीमत पर छुपाना चाहते थे। एक मंत्री, एक जनप्रतिनिधि, एक ऐसा इंसान जिसे जनता ने वोट देकर अपना नुमाइंदा चुना था। वो इंसान इस सीडी में था, अपनी असली शक्ल में। और उसी सीडी को बचाने के लिए उसने एक मासूम औरत की जान ले ली थी। जब यह सब सामने आया तो पूरे राजस्थान में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे, लोग गुस्से में थे और लोग टूटे हुए थे, क्योंकि जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया था वो इंसान इतना गिरा हुआ। पर इस पूरे खुलासे में एक बात और थी जो शायद सबसे ज्यादा दिल को झकझोरती। भंवरी देवी ने अपनी जान जाने से पहले कुछ लोगों को बताया था कि उसे खतरा है। उसने मदद मांगी थी पर किसी ने नहीं सुना। अगर उस वक्त किसी ने उसकी बात सुनी होती, अगर उस वक्त पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। पर यह दुनिया अक्सर उन लोगों की नहीं सुनती जिन्हें सबसे ज्यादा सुने जाने की जरूरत। भंवरी देवी की आवाज को उसकी जिंदगी में नहीं सुना गया, पर उसकी मौत के बाद वो आवाज इतनी बुलंद हुई कि पूरा देश सुनने पर मजबूर हो गया। और वो ताकतवर जो यह सोचकर बेफिक्र थे कि एक गरीब नर्स की आवाज को कोई नहीं सुनेगा, आज उसी आवाज के सामने कटघरे। जब कानून की आंखें खुलती हैं तो ताकत का कोई भी कवच काम नहीं आता। सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी थी, सबूत थे, गवाह थे और एक ऐसी सीडी थी जो सब कुछ बयान कर। अब वक्त था गिरफ्तारी का। सबसे पहले इंदर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। जब सीबीआई की टीम उसके दरवाजे पर पहुंची तो वो इंसान जो कभी अपनी अकड़ के लिए जाना जाता था वो कांप रहा था। उसके चेहरे पर वो रात का अंधेरा था जो उसने उस सुनसान जगह पर एक बेबस औरत के साथ मिलकर रचा था। हथकड़ी लगी और इंदर सिंह गुर्जर सीबीआई की गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद बारी आई शहाबुद्दीन और दूसरे आरोपियों की। एक एक करके सब पकड़े गए, एक एक करके सब उस जाल में फंसे।
जो उन्होंने खुद बुना था। सबसे बड़ा वो जब सीबीआई की टीम महिपाल मदेरणा के दरवाजे पर पहुंची। एक मंत्री, एक ताकतवर नेता, एक ऐसा इंसान जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कानून उसके दरवाजे तक आएगा, पर कानून आया। जब मदेरणा को गिरफ्तार किया गया तो पूरे राजस्थान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। खामोशी जो किसी बड़े झटके के बाद आती है, जब यकीन नहीं होता कि जो हो रहा है वो सच है। मदेरणा के समर्थक हैरान थे, उनके दुश्मन चुप थे, और आम जनता के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा था कि ताकत भी कानून के सामने झुक सकती है। गिरफ्तारी के बाद जब मदेरणा से पूछताछ हुई तो उन्होंने शुरुआत में सब कुछ नकारा। उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं, कि उन्हें फंसाया जा रहा है, कि यह एक राजनीतिक साजिश है। पर सीबीआई के सामने उनकी एक नहीं चली, क्योंकि सबूत बोलते हैं, गवाह बोलते हैं, और वो सीडी जो उन्होंने हर कीमत पर दबानी चाहिए थी, वो सबसे जोर से बोल रही थी। मदेरणा की गिरफ्तारी के साथ ही राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया। उनकी कुर्सी गई, उनकी इज्जत गई, वो सब कुछ गया जिसे बचाने के लिए उन्होंने एक मासूम औरत की जान ली। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने जब यह खबर सुनी तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू उस इंसाफ के थे जिसका उसने इतने लंबे वक्त से इंतजार किया था। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ वो सफर जो हर पीड़ित परिवार के लिए सबसे लंबा और सबसे थका देने वाला। अदालत का सफर। भंवरी देवी केस सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुआ। यह केस इतना संवेदनशील था, इतना पेचीदा था, और इसमें इतने बड़े नाम शामिल थे कि हर सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती थीं। महिपाल मदेरणा, इंद्र सिंह गुर्जर, शहाबुद्दीन और बाकी आरोपी सब एक एक करके अदालत के कटघरे में खड़े हुए। मदेरणा के वकीलों ने हर मुमकिन दलील दी, उन्होंने सबूतों पर सवाल उठाए, गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती दी, और बार बार यह कहने की कोशिश की कि उनके मुवक्किल बेकसूर हैं। पर अदालत के सामने सबूतों का पहाड़ था। वो सीडी जो सब कुछ बयान करती थी, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो हत्या की पुष्टि करती थी, वो फोन रिकॉर्ड्स जो साजिश की पूरी कहानी कहते थे, और वो गवाह जिसने डर को पीछे छोड़कर सच बोलने का फैसला किया था। यह केस कई साल तक चला। अदालती प्रक्रिया में देरी हुई, तारीखें आती रहीं और जाती रहीं, और हर तारीख पर अमरचंद उस अदालत के बाहर खड़ा रहा। इंसाफ। पर इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि भंवरी देवी की लाश कभी पूरी तरह नहीं मिली। जब किसी की लाश नहीं मिलती तो हत्या साबित करना और भी मुश्किल हो जाता है। आरोपियों के वकील ने इसी बात का फने की कोशिश। उन्होंने कहा कि जब लाश ही नहीं मिली तो हत्या कैसे साबित होगी। पर सीबीआई ने परिस्थितिजन्य सबूतों का ऐसा मजबूत जाल बुना था कि यह दलील ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अदालत ने जब फैसला सुनाया तो इंद्र सिंह गुर्जर और कुछ अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया। महिपाल मदेरणा का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। कानूनी लड़ाई जारी है, और न्याय की वो आखिरी किरण जिसका अमरचंद और उसके परिवार को इंतजार है, अभी पूरी तरह नहीं आई। पर एक बात तय है, इस केस ने यह साबित कर दिया कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, कानून की आंखें आखिरकार खुलती हैं, देर से सही, पर खुलती जरूर है। जब कोई केस सिर्फ एक अदालती मामला नहीं रहता बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देता है, तब उसका असर सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं। भंवरी देवी केस ने यही किया। जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो राजस्थान की सड़कों पर एक अजीब सा उबाल। औरतें बाहर निकलीं, नारे लगे, मोमबत्तियां जलीं, और हर गली, हर चौराहे पर एक ही सवाल गूंजा, भंवरी देवी को इंसाफ कब मिलेगा। यह केस उस वक्त सामने आया जब पूरा देश महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पहले से ही संवेदनशील था। दिल्ली गैंगरेप केस की गूंज अभी थमी नहीं थी, और उसी माहौल में भंवरी देवी की कहानी ने एक और घाव ताजा कर दिया। लोगों का गुस्सा इस बार दोहरा था। एक तरफ एक औरत के साथ हुई हैवानियत का गुस्सा, और दूसरी तरफ उस सिस्टम के खिलाफ गुस्सा जिसने उस हैवानियत को अंजाम देने वालों को इतने सालों तक बचाए रखा। मीडिया ने इस केस को बड़े पैमाने पर कवर किया। राष्ट्रीय अखबारों में यह केस पहले पन्ने पर था, न्यूज चैनलों पर घंटों बहस हुई, और सोशल मीडिया पर भंवरी देवी का नाम ट्रेंड करने लगा। पर इस सब के बीच एक बात और हुई जो बेहद अहम थी। इस केस ने राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रखा। महिपाल मदेरणा जिस पार्टी से थे उस पर भी सवाल उठे। लोगों ने पूछा कि क्या पार्टी को पहले से पता था, क्या इसीलिए जांच को दबाने की कोशिश हुई।
इन सवालों ने राजनीतिक हलकों में एक बड़ी बहस छेड़ दी। महिला संगठन सड़कों पर उतरे। उन्होंने मांग की कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक ताकतवर लोगों को डर नहीं होगा, तब तक भंवरी देवी जैसी औरतें मिटाई जाती रहेंगी। और अमरचंद, वो इंसान जिसने अपनी बीवी को खोया था, जिसने सालों तक दर दर भटक कर इंसाफ मांगा था, वो आज भी लड़ रहा है। हर तारीख पर अदालत जाता है, हर सुनवाई पर बैठता है और हर बार उठकर घर लौटता है, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार शायद पूरा इंसाफ मिल जाए। भंवरी देवी की कहानी आज भी खत्म नहीं। वो एक जिंदा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर उस समाज से पूछा जाना चाहिए जहां ताकत कानून से बड़ी हो जाती है। दोस्तों, भंवरी देवी की कहानी सुनकर मन में बहुत कुछ उठता। दर्द, गुस्सा, बेबसी और एक गहरा सवाल कि आखिर यह सब कब बदलेगा। एक औरत जिसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, जिसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी संवारी, जिसने ताकत के सामने झुकने से इनकार किया, उसे इस तरह मिटा दिया सिर्फ इसलिए कि उसने सच देख लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो एक कमजोर पृष्ठभूमि से थी, सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं थी। पर दोस्तों, भंवरी देवी कमजोर नहीं थी, वो उन सब से ज्यादा ताकतवर थी जिन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की, क्योंकि उसकी आवाज आज भी जिंदा है, उसका नाम आज भी लिया जाता है और उसकी कहानी आज भी उन लाखों लोगों को इंसाफ के लिए लड़ने की ताकत देती है जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। यह केस हमें एक बेहद जरूरी सबक देता है। जब कोई आपसे मदद मांगे, जब कोई कहे कि उसे खतरा है, यकीन कीजिए, और जब सिस्टम चुप हो तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि भंवरी देवी ने मदद मांगी थी और उस वक्त किसी ने नहीं सुना। हम सब उस खामोशी के हिस्सेदार हैं जो उस वक्त थी, पर हम उस बदलाव के भी हिस्सेदार बन सकते हैं जो आने वाला है। दोस्तों, भंवरी देवी को इंसाफ अभी पूरा नहीं मिला, उसकी लड़ाई अभी जारी है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसका नाम याद रखें, उसकी कहानी सुनाते रहें और उस सिस्टम से सवाल पूछते रहें जिसने उसे बचाने में नाकामी दिखाई। आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे देश में ताकतवर लोगों को कानून का उतना ही डर होना चाहिए जितना एक आम इंसान को? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर। अगर भंवरी देवी की इस कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया है तो इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह आवाज और बुलंद हो। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।